नमस्कार। आज हम आपको मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। मॉडल का निर्माण कैसे करते हैं, मेथड्स ऑफ साइंस ऑफ टीचिंग में हम कुछ प्रमुख विधियों के बारे में वर्णन कल कर रहे थे। उसमें कल हमने ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन के बारे में आपको बताया था कि अवलोकन क्या है, अवलोकन का क्या महत्व है, अवलोकन के क्या गुण हैं, क्या विशेषता है, इसके बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं मॉडल निर्माण प्रक्रिया के बारे में। मॉडलिंग के लिए हम बात करें, मॉडल के द्वारा भी हम किसी मॉडल को देख करके भी हम अधिगम कर सकते हैं, सीख सकते हैं और नया ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक शिक्षण की प्रतिकृति में शैक्षिक क्रियाओं एवं पर्यावरण की रूपरेखा तैयार करने का एक पथ निर्धारित होता है। यह उन शिक्षण और सीखने के मार्गों को प्रशस्त करती है जो निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर होते हैं। एक प्रतिकृति में सम्मिलित होता है कि उसके संबंध में तर्क, एक सिद्धांत, उसका औचित्य प्रदान करना जाए। यह वर्णन है कि इसे किसके लिए उपयुक्त है और क्यों। मार्श, व्हील, ब्यूश-योजन, ब्रिजेट, क्लूइन, 4 परिवारों के अंतर्गत शिक्षण के बारे में बात की गई और इसमें कहा गया कि सामाजिक अंतःक्रिया मॉडल के द्वारा भी हम देख सकते हैं, सूचना क्रियाविधि मॉडल के द्वारा भी बात कर सकते हैं, व्यक्तिगत मॉडल के द्वारा भी हम देख सकते हैं, व्यवहार रूपांतरण मॉडल के द्वारा भी व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए हैं उसको भी हम देख सकते हैं। हम इसको पहले हम मॉडल से हम निर्माण करने के बताएं, हम किसी चीज का मॉडल बना देते हैं। मॉडल क्या करता है, जैसे कि हम कोई टीचिंग करते हैं तो टीचिंग करते समय चाहे वो माइक्रो टीचिंग हो या मैक्रो हो, मैक्रो या माइक्रो टीचिंग दोनों में ही मॉडल का निर्माण करना बेहद आवश्यक होता है। जिसमें टीचिंग करते समय मॉडल का निर्माण के लिए टीचर को बहुत शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में मदद मिलती है। जैसे कि हम किसी भी सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ाने जा रहे हैं, उस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, तो उसमें हम आपको पढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले शिक्षण सहायक सामग्री की रूपरेखा तैयार करेंगे, उसके बाद प्लानिंग करेंगे या प्लानिंग करते समय शिक्षण सहायक सामग्री की रूपरेखा तैयार कर लेंगे। और ये तैयार करके जैसे कि हमें बताना है, किसी भी टाइप्स के बारे में बताना है, जैसे कि मिट्टी के प्रकार के बारे में बताना है, पृथ्वी के बारे में बताना है, या हमें छाया के बारे में बताना है, तो ऐसी कंडीशन में हम छाया को निरूपित करने के लिए एक पृथ्वी का एक मॉडल बनाएंगे, जस्ट लाइक ए ग्लोब। और इस ग्लोब को इस तरीके से ग्लोब बना होता है और उसका ये स्टैंड होता है। अब क्या करें, एक अंधेरे कमरे में लेके जाएं इस ग्लोब को, और ग्लोब को लेकर के हम इस पर टॉर्च का प्रकाश डालें, टॉर्च का एक फोकस डालें। क्या डालें? फोकस। जो टॉर्च के सामने वाला भाग होता है वो प्रकाशित होने लगता है, और जो टॉर्च के दूसरी तरफ विपरीत भाग होता है वह भाग अंधेरे में हो जाता है। हम ये ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो इस ग्लोब को हम पृथ्वी मान के चलें और टॉर्च को सूर्य मान के चलें, तो ऐसी कंडीशन में हम जो सूर्य के सामने वाला भाग होता है वो चमकने लगता है, और सूर्य के दूसरी ओर वाला भाग उस जिस पर एक छाया बनती है और वो चमकने नहीं लगता है। इसलिए सूर्य के ये वाला भाग, ये मान के चलिए, ये पृथ्वी के सामने वाला भाग आ गया, ये दिन हो गया, और ये वाला भाग रात हो गई। अब दिन रात की बात कर रहे हैं, यानी जहां पर प्रकाश पड़ रहा है उन देशों में उस समय दिन हो रहा होगा,
और जिन पर काली छाया बनी हुई है वहां पर रात होती है। तो हम दिन रात के बारे में, पृथ्वी के परिभ्रमण के बारे में हम बात करें और दिन रात की होने के बारे में बात करें तो एक मॉडल के द्वारा हम बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं कि मॉडल किस प्रकार से आपकी मदद करता है। मॉडल के निर्माण में भी बहुत सी बातें कही हैं। यह मॉडल व्यक्ति के समाज के साथ संबंधों पर बल देता है। यह उस प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें के द्वारा यथार्थ की खोज सामाजिकता से की जा सकती है। वह मॉडल व्यक्ति की इस योग्यता में सुधार बल देता है कि उसको दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं या जनतांत्रिक प्रणाली में सुधार लाने हैं, समाज का अच्छा बनाने में योग्यता पर बल देते हैं। किंतु यह मॉडल केवल सामाजिक संबंधों के उद्देश्य से ही सामने नहीं आता, व्यक्ति के मन और आत्मा के विकास के पाठ्यक्रम विषयों को सीखने पर भी महत्व देता है। जैसे कि हम एक विद्यालय के मॉडल के बारे में बात करें, हम सामाजिक एक मॉडल तैयार कर रहे हैं, वो भी किसका? विद्यालय। तो हम इस विद्यालय में सामाजिक मॉडल की परिकल्पना करें तो इसको हमें सबसे पहले इन दोनों के रिलेशनशिप, वहां विद्यालय में रहने वाले व्यक्तियों के रिलेशनशिप के बारे में सबसे पहले हमें बताना होगा। जैसे प्रधानाचार्य और अध्यापक। प्रधानाचार्य और छात्र, प्रधानाचार्य और कर्मचारी, अध्यापक और छात्र, अध्यापक और कर्मचारी, छात्र और प्रधानाचार्य, छात्र और शिक्षक, छात्र और कर्मचारी, प्रधानाचार्य और अभिभावक। हम इनके मॉडल को तैयार करें कि इन दोनों के बीच में किस प्रकार का, इन सभी के बीच में किस प्रकार का सहसंबंध होना चाहिए, उसके बारे में हम बात करें। एक विद्यालय के सामाजिक मॉडल के रूप में, सामाजिक मॉडल के रूप में विद्यालय की बात करें तो प्रधानाचार्य और अध्यापक के रिलेशन कैसे होने चाहिए। वास्तव में प्रधानाचार्य विद्यालय की रीढ़ की हड्डी होता है और अपने शिक्षक और छात्रों के लिए एक नेतृत्व का कार्य करता है और उनका एक रोल मॉडल होता है। और इसी के अनुसार पर अध्यापक और छात्रों के बीच में अधिगम प्रक्रिया संपादित होती है। प्रधानाचार्य और अध्यापकों के बीच में अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, अच्छी तालमेल होनी चाहिए। प्रधानाचार्य छात्रों के बीच में अच्छा रिलेशन होना चाहिए। प्रधानाचार्य और कर्मचारियों के बीच में अच्छा रिलेशन होना चाहिए। किस प्रकार का रिलेशन होना चाहिए? मैत्रीपूर्ण भी होना चाहिए और सहृदय होना चाहिए। अध्यापक और छात्रों के बीच में अनुशासन पूर्वक और पढ़ाने के लिए संजीदा और दूसरे के प्रति कार्य करने में एक प्रकार से एक्टिव होने चाहिए। अध्यापक कर्मचारी के बीच में अच्छा रिलेशन होना चाहिए। जब इस प्रकार के रिलेशन सभी एक दूसरे के बीच में अच्छे होते हैं, वहां पर वह विद्यालय अधिक तरक्की करता है। और जहां पर कलह होती है वहां पर वह विद्यालय एक दूसरे की टांग खींचने में लगे होते हैं, एक दूसरे की राजनीति करने में लगे होते हैं और वहां पर मधुर वातावरण नहीं बन सकता।
अधिगम का वातावरण नहीं बन सकता। तो इस प्रकार से एक हम सामाजिक मॉडल के बारे में, एक विद्यालय की बात करते हैं या एक समाज की बात करते हैं। समाज में किस प्रकार से लोगों के बीच में रिलेशन होना चाहिए, सहयोगपूर्ण होने चाहिए, भावनात्मक होने चाहिए, आर्थिक रूप से एक दूसरे की मदद करने वाले होने चाहिए और सफाई के प्रति दृष्टिकोण उनका सकारात्मक होना चाहिए आदि प्रकार से। सूचना क्रियाविधि मॉडल यह परिवार पर बल देता है, विद्यार्थियों की सूचना क्रियाविधियों की क्षमता योग्यताओं पर तथा उसकी व्यवस्थाओं पर जो इस क्षमता को बढ़ा सके। सूचना क्रियाविधि संकेत देती है कि इन प्रकारों से जो कि व्यक्ति अपनाते हैं वातावरण से प्राप्त उत्तेजकों को संभालने के लिए, सामग्री को संगठित करने के लिए, समस्याओं को जानने के लिए, समस्याओं का हल निकालने के लिए इस प्रकार के मॉडल का निर्माण किया जाता है। व्यक्तिगत मॉडल, मॉडल का तीसरा परिवार व्यक्ति की ओर उन्मुखता रखता है और यह आत्म संबंधी विकास को केंद्रित करता है। यह उन प्रक्रियाओं पर बल देता है जिससे कि उसका विश्लेषण किया जा सके। परिवार के अंदर मुख्य मॉडल आते हैं व्यवहार रूपांतरण मॉडल, यानी मॉडल के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है। जैसे चिंता, हरास प्रतिमान, इसके मुख्य प्रवर्तक हैं रेन एंड बॉल्बे। स्वग्राही प्रशिक्षण प्रतिमान, इसके प्रवर्तक हैं बॉल्बे और लाजूरियस। व्यवहार प्रबंधक प्रतिमान के प्रवर्तक हैं स्किनर। अभिक्रमित अध्ययन के प्रवर्तक हैं स्किनर। इन सभी के द्वारा ये मॉडल प्रतिपादित किए गए हैं और हमारी डाइट एटा के द्वारा भी बहुत से मॉडल बनाए गए हैं और इनके द्वारा हम अध्यापन कार्य करने में, बच्चों के व्यवहार को जानने में, अधिगम को और बेहतर बनाने में मदद मिलती है। ये अन्य है ज्ञानात्मक बुद्धि प्रतिमान मॉडल। यह जीन पियाजे ने दिया था। ज्ञानात्मक बुद्धि प्रतिमान मॉडल ये जीन पियाजे ने दिया। प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान ब्रूनर ने दिया। आगमन चिंतन प्रच्छा प्रतिमान हिल्डा टावा ने दिया। व्यक्तिगत विकास मॉडल में इनके बारे में पल्स और सुल्टन ने बहुत व्यवस्थाएं की। इन्होंने कक्षा के प्रतिमान के बारे में बात की, कक्षा सभा के प्रतिमान के बारे में बात की थी ग्लेशर ने। इस प्रकार से ये मॉडल हैं, इनके द्वारा हम शिक्षण विधियों को भी अच्छा बना सकते हैं। अगली बात करते हैं खेल विधि द्वारा। खेल विधि, इसे लर्निंग बाय डूइंग मेथड्स के नाम से भी जानते हैं। इस विधि के द्वारा हम व्यक्ति को, बालक को हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं, शिक्षण का कार्य करा सकते हैं। पहले खेलने पर मत दिया जाए। जैसे छोटे छोटे बालक होते हैं, उन छोटे बालकों को सबसे पहले A to Z का अध्ययन कराया जाता है और A to Z का अध्ययन करा के उनका रिपीट करने के लिए, रिकॉल करने के लिए कहा जाता है और रिकॉल करके उनको फिर क्या किया जाता है, एक प्रकार से खेल में एक नई आकृति बनाने या ABCD को अरेंज करने या 1 to 100 को अरेंज करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार से एक चौकोर प्लास्टिक का एक TLM आता है, ठीक। अब इसको अरेंज करना है तो इसमें छोटे छोटे बने होते हैं। तो यहाँ ए वाले को उठाया, ए वाले इसको लगा दिया, बी वाले को लगाया तो बी वाला बना दिया, सी डी, यानी इसमें अल्फाबेट एक थैली में बने होते हैं, बन रखे हुए होते हैं, उनमें से अरेंज करके उनको लगाने के लिए कह दिया जाता है। और साइड जैसे ये सेफ है ए की और इसके साथ में एक हुक टाइप में बना होता है जो उसमें फंसा दिया जाता है और फंसा करके ये A to Z ये खेल में भी बच्चों को सिखा दिया जाता है। खेल में बहुत सी बातें सीखी और वास्तव में खेल विधि के द्वारा बहुत सी बातें सीखी जाती हैं।
और हम खेल विधि के बारे में बात करें, जब बच्चे खेल के मैदान में खेल कर रहे होते हैं या खेल खेल रहे होते हैं, उस समय उनके अंदर एक टीम भावना का विकास सबसे पहले होता है। वो अपनी टीम भावना, एक मिलकर के यूनिटी के ऊपर कार्य करना, जहां पर ए टीम बी टीम के साथ एक प्रतिद्वंदिता का काम करती है, वहीं पर ए टीम का प्रत्येक सदस्य अपनी टीम को जिताने के लिए अच्छे से अच्छे स्कोर अरेंज करता है या प्राप्त करता है, अचीव करता है। उसी प्रकार बी टीम अपने सभी सदस्य एक जैसे कार्य करते हैं, अपने लीडर का कहना मानते हैं और नेतृत्व की पावर सबसे ज्यादा डेवलप होती है। खेल के मैदान के द्वारा भी हम, जैसे बहुत से बालक क्लास में जो विशिक्षण कार्य कराया जाता है उसमें डल होते हैं, परंतु पाठ्य सहगामी क्रिया जैसे कि क्राफ्ट है, संगीत है या खेल का मैदान है, तो उनमें बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस लेकर के आते हैं। तो वो छात्र चाहे क्लासरूम में अच्छी परफॉर्मेंस न दे रहे हों, लेकिन खेल के मैदान में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उनको अभी हम प्रतिभाशाली छात्र कह सकते हैं। अभी लास्ट ईयर हमारे यहाँ गेम्स हुए, उसमें हमने देखा बहुत से छात्र हमारी क्लासरूम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, अच्छे स्कोर यानी डाटा प्राप्त नहीं कर रहे थे, स्कोर उनका रैंक उनकी कम आ रही थी, लेकिन फिर भी हमने देखा ऐसे बच्चे खेल के मैदान में अग्रणी थे, और कुछ बच्चे ऐसे थे जो क्लास में भी अग्रणी थे और खेल के मैदान में भी अग्रणी थे, ये दोनों ही जगह पर। लेकिन प्रतिभाशाली की परिभाषा में कहा गया कि किसी एक सब्जेक्ट में भी कोई छात्र अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करता है तो वो भी प्रतिभाशाली कहलाता है। खेल विधि के बारे में, खेल विधि पूर्णतः बाल मनोविज्ञान पर आधारित होती है या बाल मनोविज्ञान आधार पर शिक्षण विधि है, जो बालकों की खेल प्रवृत्ति को ऐसे उत्तम ढंग से उपयोग कराती है। खेल द्वारा की जाने वाली क्रियाओं में उत्तम शैक्षिक परिणाम निकलते हैं। यूजेस ने कहा कि वह विधि जो बालकों को उसी उत्साह से सीखने की क्षमता देती है जो उसके स्वाभाविक खेल में पाई जाती है, प्राय खेल विधि कहलाती है। सीखने में उत्साह वर्धन करती है, उत्साह से बालकों को सिखाती है। खेल में क्या होता है, उत्साह होता है बच्चों के अंदर, और मनोरंजन के साथ साथ करते हैं। खेल विधि का आदर्श है कि इस विधि द्वारा सीखे गए समय में बच्चे के लिए खेल, कार्य, जीवन और कोई अंतर नहीं रह जाता, यह तीनों मिलकर के एक हो जाते हैं। खेल विधि पर आधारित शिक्षण विधियां हैं प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड्स, वैश्विक शिक्षा, विनेट का योजना और गैरी योजना आदि खेल विधि पर ही आधारित हैं। वास्तव में जब बालक प्ले ग्रुप में जाता है या नर्सरी में पढ़ने के लिए जाता है तो बालक को खेल खेल में ही शिक्षा दी जाती है। बच्चे पर एक साथ उसके साथ बोझ नहीं डाला जाता शिक्षा का। और ऐसी विधि में बालक का यानी कहा जाता है कि बाल्यावस्था में बालक का दिमाग कोरे घड़े के समान या कोरे कागज के समान होता है, जिस पर जो भी अंकित कर दिया जाए वही अमित छाप के रूप में बना रहता है। तो और वहां पर बच्चों को उस हर उम्र में कितने शब्द याद कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उनको मन मस्तिष्क पर जोर डाला है। वास्तव में जब बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो अपने परिवार से सबसे पहले अलग हो जाते हैं, माँ बाप से अलग हो जाते हैं। एक तो उन्हें इस प्रकार की प्रॉब्लम होने लगती है कि मैं परिवार से अलग हो गया, माँ से अलग हो गया, बुआ से अलग हो गया। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को जब खेल विधि में शिक्षा दी जाती है, खेल में उनको उनकी टीचर उनको सिखाती है, हंसाती हैं, कहानी सुनाती हैं, कभी कभी वो सो जाते हैं, फिर भी उनको खेल विधि में शिक्षा दी जाती है। तो किंडरगार्टन विधि, मारे मॉन्टेसरी विधि, प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि आदि विधियां हैं। खेल विधि के गुण हैं। रायबन ने इस विधि के बारे में बहुत सी बातें कही, वो बहुत ही ज्यादा उपयोगी माना। यह विधि बालकों के रचनात्मक शक्ति को प्रोत्साहन करने का कार्य करती है। जैसे कि मैंने बताया, रचना करने का काम करती है। कभी कभी ऐसे गेम्स होते हैं उनकी एज के अकॉर्डिंग पजल दे दिए जाते हैं उनसे, वह अपने क्राफ्ट तैयार कर लेते हैं या किसी का चित्र बना देते हैं। ये विधि भी एक प्रकार से बच्चों के लिए रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी का निर्माण करती है।
यह विधि बालकों को अपनी इच्छाओं और विचारों को कार्य में परिणत करने का अवसर प्रदान करती है। अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं बच्चे और अपने विचारों को उसमें दर्शाते हैं। यानी साइकोलॉजी मैंने अपने व्यवहार में परिवर्तन को ही नोट करती है, व्यवहार में परिवर्तन लाने को बताती है, उसके द्वारा उसके व्यवहार को पढ़ना होता है और व्यवहार में परिवर्तन ही साइकोलॉजी है। यह विधि बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करती है। शारीरिक विधि यानी खेल रहे होते हैं, खेल में बच्चों का शारीरिक विकास अति उत्तम होता है। कूदने पर, खेलने पर, दौड़ने पर उनके फेफड़ों की एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो जाती है और शरीर में जो ब्लड होता है तीव्रता से उनके शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है और पसीना निकलता है, श्वेत ग्रंथियां एक्टिव हो जाती हैं और खेल विधि के द्वारा बहुत से लाभ होते हैं कि शारीरिक विकास करता है, मानसिक विकास भी करता है, सामाजिक विकास भी करता है और आध्यात्मिक शक्तियों का भी विकास करता है और इससे उनका व्यक्तित्व बहुत संतुलित हो जाता है। आगे बात करें, इस विधि में बालक को दूसरों के साथ उनकी सहायता करने, उन्हें सहयोग प्रदान करने, उनका पथ प्रदर्शन करने का अनुसरण भी मिल जाता है। मैंने बात कही थी ए टीम बी टीम से प्रतिद्वंदा रखती है, लेकिन ए टीम के प्रत्येक सदस्य अपनी टीम को जिताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक ही क्लास के हो सकते हैं या विभिन्न क्लास के हो सकते हैं, एक ही स्कूल के हो सकते हैं, फिर भी उनमें ऐसी वैमनस्यता नहीं होती और वो एक दूसरे के साथ मिलकर के कार्य करते हैं और उत्साह के साथ कार्य करते हैं। यह विधि बालकों को अपने जीवन, सामाजिक पर्यावरण में सामंजस्य बनाने की क्षमता रखती है। यह विधि बालकों को अपनी शक्ति को ध्यान में रखकर केंद्रित संगठन करने का एक प्रशिक्षण देती है। इस विधि के बारे में कॉल ग्रेस ने कहा कि यह विधि बालकों को खेल द्वारा कार्य की गंभीरता का अनुभव करा के जीवन के गंभीर कार्यों के लिए तैयार करती है। अब जीवन गाथा विधि। जीवन गाथा विधि जिसे हम लाइफ हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, जीवन गाथा विधि में, इस विधि में किसी महापुरुष की जीवनी को पढ़ाया जाता है और उस जीवनी के द्वारा उस महापुरुष ने क्या क्या अच्छे कार्य किए, यानी उसकी लाइफ साइकिल कैसी थी, इसकी हिस्ट्री कैसी थी परिवार की, उसका पढ़ाई लिखाई कैसी हुई और उसके अंदर कौन कौन से गुण थे और उसके बाद उसने क्या प्राप्त किया उसके द्वारा। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन की जीवनी को पढ़ा है, उसने प्रयोग किए, बार बार वो असफल होता रहा, लेकिन एक बार उसने बल्ब का आविष्कार कर दिया, थॉमस अल्वा एडिसन। हम बात करें न्यूटन के बारे में तो न्यूटन ने उनकी हिस्ट्री को बताया जाए और उन्होंने ग्रेविटी के सिद्धांत को बताया। हम जीवनी पढ़ाएं दार्शनिक के रूप में तो महात्मा गांधी, मारिया मांटेसरी, अरविंदो घोष, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनकी हिस्ट्री पढ़ाएं। तो बच्चों को इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जब बात करें या लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताएं तो उससे हमें बच्चों को ये सीख मिलेगी कि ये महान पुरुष हुए तो उन्होंने ये कार्य किए तो मैं भी ये कार्य कर सकता हूं और इसकी विधि के द्वारा मैं भी सीख सकता हूं। यानी उनके आदर्शों पर चल करके वह अपने आप को सीखने के लिए प्रेरित कर लेता है। वस्तुतः यह इतिहास के पाठ्यक्रम को निर्धारित करने का मनोविज्ञान पर आधारित एक सिद्धांत है, परंतु कुछ विद्वान इसको शिक्षण विधि के रूप में मान्यता देते हैं। उनका विचार है कि महापुरुष अपने समय पर प्रतिनिधित्व करते हैं। महात्मा गांधी के बारे में बात करें तो महात्मा गांधी जिधर चलते थे उधर ही करोड़ों लोग उनके साथ चलने लगते थे, उनका अनुसरण करने लगते थे। कोई न कोई उनके अंदर ऐसी पावर होगी, सभी को नेतृत्व करने के लिए पावर नहीं होती सभी के अंदर, लेकिन वह नेतृत्व पावर उनके अंदर बहुत अच्छी थी। उनके अंदर सविनय विज्ञान आंदोलन हो या दांडी मार्च यात्रा हो, असहयोग आंदोलन हो, सभी में उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इनके जीवन को अध्ययन करने से समय पर पूरा ज्ञान हो जाता है। विश्व इतिहास कालक्रम अनुसार महापुरुषों के जीवन गाथाओं की श्रृंखला है। ये महापुरुषी आंदोलनों के प्रवर्तक होते हैं, अतः जीवन गाथा पद्धति भी शिक्षण की विधि है। इस विधि में अपनाया जाना चाहिए। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में किसी महापुरुष की जीवनी की गाथा का शिक्षण करते समय तत्कालीन ऐतिहासिक परिस्थितियों, सामाजिक स्थितियों, आर्थिक, समाज, भौगोलिक दशाओं, राजनीतिक परिस्थितियों
इन संबंधों के बारे में पता चलता है। जैसे कि वास्को डी गामा के जीवन के अध्ययन में कक्षा का अध्ययन करते समय विभिन्न देशों की राजनीति, सामाजिक, आर्थिक पारिस्थितिकी और भौगोलिक दशाओं का परिवहन के साधनों के रूप में कैसे प्रयोग किया था। यानी वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, है ना। तो उनके बारे में जब बताया जाए तो भारत की खोज के बारे में उनके यातायात के साधन क्या थे, तो उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। और वास्तव में इसके द्वारा हम शिक्षण कार्य करा सकते हैं। इनके गुण क्या है इस विधि के? इस विधि में विषय वस्तु को रोचक बनाया जा सकता है, यानी उसकी लाइफ हिस्ट्री को हम बता रहे हैं तो रोचक बना दिया जाएगा। पहले इस विधि में विषयों को एकीकृत ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस विधि में स्थूलात्मक रूप से प्रस्तुत करने में सहायता मिलती है तथ्यों को। इस विधि में अधिगम सरल व दीर्घकालीन स्मृति वाला हो जाता है। यानी बच्चे जिस कार्य में रोचकता लेते हैं, जिस शिक्षण में, जिस अधिगम में रोचकता लेते हैं, वहां अधिगम प्रभावशाली हो जाता है और चिरस्थायी होता है, लंबे समय तक स्मरणीय रहने वाला होता है। तो इस विधि के द्वारा, जीवन गाथा विधि के द्वारा हम उनके बारे में बता सकते हैं। अगली विधि है अभिनय विधि। अभिनय विधि एक नाटक के द्वारा अभिनय करके बताना। जैसे रामानंद सागर ने रामायण का धारावाहिक बनाया और रामायण के धारावाहिक के द्वारा नाटक रूप में उसे रूपांतरित किया, कुछ उसमें परिवर्तन भी लाए और उसके द्वारा राम की जो जीवनी थी, राम के द्वारा जो कार्य थे, उनको बखूबी समाज तक पहुंचाया, एक नाटक के माध्यम से पहुंचाया। तो इससे एक तो उनकी जो जीएस के क्वेश्चन होते हैं या जीके के क्वेश्चन होते हैं वो सारे कंप्लीट हुए। दूसरा, राम के आदर्शों के बारे में पता चला, उनके रिलेशन के बारे में पता चला, आदर्श क्यों थे, क्या कार्य किया। तो उस प्रकार हम किसी का अभिनय करके भी किसी के बारे में हम बता सकते हैं। जैसे पतंग कैसे उड़ाई जाती है, तो पतंग डोर बनी होती है, पतंगना और ऐसे उड़ाई जाती है। यूं बॉल कैसे खेली जाती है, ऐसे मारी जाती है बॉल, है ना। बहुत से उदाहरण हम दे सकते हैं। तो अभिनय करके बहुत सी बातों को समझा जाता है। और अभिनय में उद्दीपन परिवर्तन कौशल का विशेष योगदान होता है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल, परिवर्तन कौशल, और ये उद्दीपन परिवर्तन कौशल ही हाव भाव, मुख मुद्रा, हाव भाव, मुख मुद्रा के द्वारा व्यक्त करने वाली बात होती है। इसमें स्वर में उतार चढ़ाव, स्वर में उतार चढ़ाव, हाव भाव, मुख मुद्रा, ये सभी बातें होती हैं। वास्तव में कहा जाता है कि अध्यापक एक प्रकार का बहरूपिया होता है। वो अपनी नाना प्रकार की कलाओं से अपने छात्रों को अधिगम कराने में प्रेरित करता है और अभिनय करके उनको समझा देता है। जैसे कि कोई गैस निकलती है तो उसकी आवाज इस तरह की गैस निकली, यानी हाँ आश्चर्य की बात हो, अरे ऐसा करेगा तो बच्चों का केंद्रीकरण अध्यापक की तरफ होने लगेगा। इससे क्या हुआ, हाव भाव, यानी उद्दीपन परिवर्तन कौशल में अभिनय होता है। अभिनय के द्वारा ही, जैसे कि हम कोई वीर रस की कविता पढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जोश के साथ वो कविता पढ़ानी चाहिए। देशभक्ति की बात हो रही हो, देशभक्ति बात हो, जोश के साथ होनी चाहिए, गर्व के साथ होनी चाहिए, बताना चाहिए। तो अभिनय विधि के द्वारा भी हम शिक्षण कार्य करा सकते हैं, बच्चे उसको उत्साह से लेंगे। शिक्षण में इस रीति का प्रयोग आधुनिक की देन है। इसके उपयोग में छात्रों की रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास होता है। इसकी क्षमता के विषय में एक सिद्धांत का एक मत है, एक विद्वान का मत है कि नाटक का एक शैक्षिक साधन के रूप में महत्व स्वीकार किया जा चुका है। विशेषतः इसका सामाजिक और नैतिक विचारों तथा दृष्टिकोणों को विकास में बहुत महत्व मिलता है। जैसे कि अभी कुछ समय पूर्व आपको मतदान को बढ़ाने के लिए, मतदान के प्रति रुचि
जागृत करने के लिए आप सभी को 9 न्याय पंचायत मिली थी आपके महाविद्यालय को, और आपने अपने अध्यापकों के निर्देशन के द्वारा नाटक तैयार किया और उस नाटक का अभिनय किया किस प्रकार से मतदान करना चाहिए, किस प्रकार से मतदान करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज मैं इतना ही रखता हूं। धन्यवाद।